हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और बता दें कि जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न इस क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 348 के पहले के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार 348 के एक के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के एक के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 343 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसकी डिटेल देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़वाली। गढ़वाली भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, बाकी मैथिली, डोगरी, नेपाली इन सभी को प्राप्त है। भारत में वर्तमान में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, परंतु भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान माफ कीजिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गईं। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के पहले को हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का
अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर तो आपको इसका सही जवाब क्या है दिख रहा है, कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन से नहीं दिखेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 343। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजों को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के 2 के खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही सूचीबद्ध थीं। हिंदी को राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन को स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का, हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत कराने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ अभियान चलाया था। उन्होंने करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए थे। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की भाषाओं से, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं शुरुआत में। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें
आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान के प्रारंभ में आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या आठवीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़वाली या पहाड़ी। ये आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषाओं में से नहीं है। बाकी बोडो, डोंगरी, नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। केरल की राज्य भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलयालम। मलयालम केरल की राज्य भाषा है और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। गोवा की कार्यालय भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकणी। कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गोवा की कार्यालयी भाषा कोंकणी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयी भाषाएं हैं। अगला है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस होंगे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज 60 से 70% क्वेश्चंस हर किसी एग्जाम में रिपीट होते ही हैं। तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। अगला है, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकारी है जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल थे। भारत के संविधान 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान है, जो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होगा। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ एक प्रख्यात भारतीय विधिवेत्ता थे, जो भारत के पहले एवं सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महान्यायवादी बने, जिनका कार्यकाल 1950 से 63 तक था। वो भारत के विधि आयोग के 55 से 58 तक अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, 76 भारत के महान्यायवादी से और 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। ये भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उसे अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निश्चित करे। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार वर्ष 2020 में मिला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। और अभी वर्तमान में कौन है, यही है या चेंज हो गए? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधिवक्ता के पास। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार महाधिवक्ता के पास होता है। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार महाधिवक्ता के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो डैश होने के लिए पात्र हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। ये आर्टिकल 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 148 के तहत स्थापित किए गए संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की प्राप्तियां एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। अगला है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में ये कथन सत्य नहीं है कि संसद में मतदान का अधिकार होता है। बाकी ये सभी सत्य हैं कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, वह उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी ठीक है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से एक सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है इसमें से? अभी हमने बताया था इसमें जो सत्य नहीं है सी वाला, ये संसद में मतदान का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी न ही संसद का सदस्य होता है
और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य। लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। वह कोर्ट में सभी मामलों पर भारत सरकार का पक्ष रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 76। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोल देते हैं, कंट्रोलर माफ कीजिए, कंट्रोलर, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म कैग की? इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सामान्य कार्यकाल इसका कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कैग बोल देते हैं, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 यानी कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित होता है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य, अधिकारों का उल्लेख है। आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है तथा उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 88 जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, के वेणुगोपाल। लेकिन ये प्रश्न काल के हिसाब से अभी कौन है आप बताना, यही है या चेंज हो गए? भारत के प्रथम महान्यायवादी MCC तलवार तथा वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल 30 जून 2017 से, इसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे राजनीतिक दल से, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं, और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुदलीय प्रणाली। भारत सहित जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। बहुदलीय शासन प्रणाली व्यवस्था में विभिन्न दलों को अपनी सरकार बनाने का अवसर होता है। इस प्रणाली में अस्थिरता का संकट भी बना रहता है। चीन, रूस, यूगोस्लाविया जैसे देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था है, जबकि इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में द्विदलीय शासन प्रणाली है। चलिए, आंसर तो आपने देख लिया है, कोई बात नहीं है। जो पार्टी लोकसभा चुनावों में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम डैश परसेंटेज वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। बताइए ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी जाती है। अगर एक मान्यता प्राप्त दल 4 लोकसभा सीटें जीतता है और वह लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या किसी भी दल जिसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। डैश तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, AIADMK। AIADMK भारत का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को मदुरई में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन ने की थी। AIADMK का पूरा नाम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंडगम। इसका राजनीतिक सत्ता व प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक सीमित है। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता था, इसकी स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे प्रथम भारतीय थे, मानवेंद्र नाथ राय। कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी कांसीराम जी ने। बहुजन समाज पार्टी बसपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1984 में दलित समुदाय के एक सदस्य कांसीराम ने की थी। यह पार्टी मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ
धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे समाज के उत्पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। वर्तमान में बसपा की अध्यक्ष सुश्री मायावती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी को डैश के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी चार राज्यों में वैध मतों का डैश परसेंटेज हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की चार लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर 6%। किसी भी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी चार राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की चार लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी जब वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी चार राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की चार लोकसभा सीटें पर जीत हासिल करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम तीन अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने परसेंटेज जीतना अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, 2%। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम तीन विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है या चार अथवा अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में वैध मतों का 6% मत पाना और लोकसभा में चार सीटें हासिल करना अनिवार्य है या उस दल को चार या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अगला है, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम डैश परसेंटेज में राज्य में विधान पिछले आम चुनावों में प्राप्त हुआ है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6% आ जाएगा यहां पर। यहां पर राजनीतिक दल दिए हुए हैं और उनके स्थापना वर्ष हैं, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो ए का हो जाना चाहिए तीसरा, और बी का भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी 1980 में। तो बी हो जाना चाहिए तुम्हारा पहले से कनेक्ट, ठीक है, ये पहले से हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है, 1984 में। तो बहुजन समाज पार्टी किससे कनेक्ट हो जाएगी, ये लास्ट वाले से, चार से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑप्शन टू से। तो यहां पर जो इसका सही जवाब बन जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 ईस्वी में और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल डेंगा। लाल डेंगा कौन थे, ये मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे। मिजो नेशनल फ्रंट एक मिजो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य मिजोरम में सक्रिय है। इसका चुनाव चिन्ह टाइगर है। इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जोरामथंगा हैं। निम्नलिखित में से
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है, जिसमें 10:10 का समय दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी। भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा फॉरवर्ड पार्टी। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सरदेसाई। गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई कर रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्के और हंसिया। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है, जिसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्के तथा हंसिया है। यहाँ पर देखिए, जैसे पार्टी के अध्यक्ष पूछता है ना, अध्यक्ष यहाँ पर डिटेल में हम देखते हैं पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रश्न काल के हिसाब से अध्यक्ष दिए हुए हैं। हो सकता है किसी किसी पार्टी के अध्यक्ष चेंज हो गए, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हसिया के रूप में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह क्या है? बाली हसिया। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कहाँ की है? पंजाब की है। शिरोमणि अकाली दल पार्टी पंजाब राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व में सिखों को राजनीतिक आवाज देना इस दल का प्रमुख लक्ष्य है। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। अकाली दल का गठन वर्ष 1920 में हुआ था। सरदार सरमुख सिंह चुब्बल एकीकृत अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सवादी नेता है? बताइए, ये इसके चार ऑप्शन हैं, कौन सा सही जवाब होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सवादी नेता हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी भारत का एक साम्यवादी दल है। इसकी स्थापना 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से टूटकर हुई थी। इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। इसका चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पार्टी के नेता सीताराम येचुरी हैं। अगला है, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की। शिवसेना कहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र की। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हैं। इस दल का प्रतीक बाघ है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं।
भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी, देखिए ये जो पार्टी अध्यक्ष होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप केवल मैं अभी पार्टी अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। तो पार्टी अध्यक्ष क्या है कि आप, अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर लेना। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। ये कह रहा है ये एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीतिक का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वामपंथी राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार, वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध करती है। अगला क्वेश्चन है, एन टी रामाराव ने तेलुगु दसम पार्टी कब स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 मार्च 1982 में। 19 मार्च 1982 में एन टी रामाराव ने तेलुगु दसम पार्टी स्थापित की थी। एन टी रामाराव ने तेलुगु दसम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को आंध्र प्रदेश में की थी। यह एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव राजनीतिक नेता हैं। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लिए किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वामपंथी से। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लिए वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। वामपंथी राजनीति उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के साथ के वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु दसम पार्टी। तेलुगु दसम पार्टी ये भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू पार्टी, तो तेलुगु दसम पार्टी का करते हैं ये। तेलुगु दसम पार्टी, इसकी स्थापना 29 मार्च 1982 को भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एन टी रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे, जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अहोम गढ़ परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंत हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलुगु दसम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजा राज्यम पार्टी। प्रजा राज्यम पार्टी ये तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई थी और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कर दी गई। प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने
26 अगस्त 2008 में की थी। 6 फरवरी 2011 को आधिकारिक रूप से इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता पार्टी। ये राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 1977 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। इस पार्टी के गठन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण सन 1980 में जनता पार्टी टूट गई। अगला है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ये ममता बनर्जी करती हैं। अगला है, CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल कांग्रेस है। इन्होंने CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का, तो ये था केरल कांग्रेस है। केरल के कांग्रेस केरल में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ। इसके नेता और अध्यक्ष M मणि हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष PJ जोसेफ हैं। इसका उपाध्यक्ष CF थॉमस। अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बताइए कौन सी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा की बीजू जनता दल। बीजू जनता दल भारतीय राज्य ओडिशा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है, जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, और इनकी स्थापना 26 दिसंबर 1997 में हुई थी। अगला है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके समय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और सेशन को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।